हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस क्लास की हम बात करें ना, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे हम लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लास्ट लेक्चर में जो फ्रांस है वो इंडिपेंडेंट एक रिपब्लिक नेशन बन चुका है और उसके बाद फिर उसकी देखा देखी में जो उसके नेबरिंग कंट्रीज जो होते हैं ना, नेबरिंग स्टेट जो होते हैं, वहां पर जो एक मिडिल क्लास जो एक सोसाइटी जो थी वहां पे वो स्ट्रगल करती है। और स्ट्रगल किस चीज का होता है कि उनको भी अपने कंट्री में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, एक नेशन स्टेट जैसी चीज चाहिए। तो ये सारी जो चीजें उन्हें भी चाहिए थी अपनी कंट्री में। तो यहां पर हमने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देखा। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर ना देखा है ना तो प्लीज आप पहले वो देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की हम बात करें तो वो एक कोशिश थी किसकी? मिडिल क्लास की, कि हम एक नेशनल असेंबली को क्रिएट करें और उसमें 831 थे लोग। और बाद में क्या होता है, बाद में जो वहां के राजा जो होते हैं, प्रूशिया के राजा जो होते हैं, उसको डिसॉल्व करवा देते हैं क्योंकि इनके पास सपोर्ट नहीं था, किसी का भी सपोर्ट नहीं था। तो ये जो असेंबली जो होती है ना, टिक नहीं पाती, है ना। फिर यहां पर जो कंजर्वेटिव जो है, यानी कि यहां पर जो मुनार्क जो है, अब यहां पे ये लोग सोच रहे हैं, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। अब यहां पे जैसे होता है ना, आपने मूवी देखी होगी कि जो एक विलन होता है वो बाद में अच्छा बन जाता है ना। विलन जो होता है वो अच्छा बन जाता है। तो यहां पर जो विलन है ना वो अच्छा बन गया है यहाँ पे। यानी कि जो राजा है खुद से सोच रहे हैं कि यार देखो, हम पहले जैसी जो चीजें है ना वो आप फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चले तो जैसे लुई 16 का हाल हुआ था ना, उसे गिलोटिन कर दिया गया था, वैसे हम भी किसी ना किसी दिन जो है गिलोटिन कर दिए जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जो हमारी जो आर्मी है ना, हमारे जो सोल्जर्स हैं, ये भी हमारे अगेंस्ट जो है काइंड ऑफ आप बोल सकते हो रेवलरी कर देंगे हमारे अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें चल रही थी, अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे होगा ये कि जो मुनार्क है, यानी कि एक जो कंजर्वेटिव जो है ना, वो थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर यही लोग, यानी कि जो मुनार्क है ना, यही लोग इनिशिएट करेंगे किस चीज को? यूनिफिकेशन का। यही नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर हम धीरे धीरे करके पहले हम इटली के बारे में बात करेंगे, फिर हम पहले हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे, फिर इटली के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम जितने भी स्टेट्स थे उस टाइम पर, जो एम्पायर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, उनके हम यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो जर्मनी था वो आज के टाइम पर जर्मनी कैसे बना, जो इटली आज का जो आज का मॉडर्न इटली है, मॉडर्न डे इटली जो है, वो इटली कैसे बना, इन सब की जो है हम आज बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? तो भाई इतनी सारी जो चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे दो टॉपिक है, पहले जर्मनी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे ना जर्मनी के बारे में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे ना एक चीज आती है कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। मतलब किसी भी देश की आर्मी जो है, किसी भी स्टेट की जो आर्मी जो है, वो किसी नेशन को आर्किटेक्ट कर सकती है। क्योंकि यहां पर जर्मनी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां पे उस कंट्री की जो आर्मी थी उसने उस कंट्री की नींव रखी, किसकी? जर्मनी की। तो जर्मनी की स्टोरी हम जानेंगे। उसके बाद हम इटली की यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई इटली जो था, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, है ना। और उन 7 पार्ट्स को एक करके इटली कैसे बना इटली, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे, है ना। और मजे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ना है। और आई होप आपको अभी तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी भी टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलना, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। आप कनेक्ट कर पा रहे हो अच्छे से, क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले भाई अनअकैडमी का जो ऑफर है, 25% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पे। आपको कुछ नहीं करना है, AP05 जो कूपन कोड है वो यूज करना है। आपके जो कोर्स के प्राइस है वो 25% फ्लैट ऑफ हो जाएंगे। आपको ये जो प्राइस है पे करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्राइस पे करना है। और ये जो ऑफर है 30th of April तक ये अप्लाई होगा, उसके बाद हट जाएगा ये। तो अगर आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है तो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। और आगे हम बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जैसे आप जर्मनी का मैप के बारे में देखोगे ना, तो देखो हिस्ट्री में मैप्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो आप देखो ये उस टाइम का जो जर्मनी था, ये मॉडर्न डे जर्मनी नहीं, उस टाइम का जर्मनी जो था उसका यहाँ पे जो मैप है आप देख सकते हो, काफी बड़ा है जर्मनी, है ना। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है जर्मनी। तो जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 पार्ट्स, 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था जर्मनी की अगर मैं बात करूं। तो आज का जो जर्मनी आप देखते हो ना, मॉडर्न डे जर्मनी, तो वो पहले डिवाइडेड था 39 पार्ट्स में। और ये जो 39 पार्ट्स का जो एक यूनियन जो है किसने बनाया था? वो हिटलर ने, सॉरी मैं कह रहा हूं हिटलर, नेपोलियन ने बनाया था, है ना। नेपोलियन ने 39 पार्ट्स को मिला के जो है यहां पर एक 39 स्टेट्स का एक परिसंघ बनाया था, एक यूनियन बनाया था। किसने बनाया था भाई? ये नेपोलियन ने बनाया था। अब 39 पार्ट्स में अलग अलग एम्पायर्स का रूल था। जैसे मैं बात करूं, यहां पर फ्रांस का भी रूल था, यहां पे स्पेन का जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है इसका भी रूल था, यहां पे डेनमार्क का भी रूल था। तो यहां पे अलग अलग एम्पायर, यहां पे प्रूशिया का भी रूल था। अब प्रूशिया की मैं बात करूं तो 39 स्टेट्स में सबसे जो पावरफुल जो था ना, वो था प्रूशिया।
तो आज का जो उस टाइम पे जो प्रूशिया है ना, तो आज का जो मॉडर्न डे हम जर्मनी बोलते हैं ना, तो उसमें प्रूशिया का बहुत बड़ा रोल है जर्मनी के यूनिफिकेशन में। अब मैं बात करूं किसकी बात करूं, अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो यहां पर ना एक जो इनके राजा थे जर्मनी के, विलियम फर्स्ट जो थे, शायद हाँ विलियम फर्स्ट था इनका, राजा का नाम था विलियम फर्स्ट। तो विलियम फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री थे जिनका नाम था ऑटमन बिस्मार्क। अब जो ऑटमन बिस्मार्क इनके जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री जो थे, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इनका एक ओहदा था, यहां पर चांसलर भी थे। तो इनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं राजा, क्या तुम ना क्या करो, तुम जो है पूरे जर्मनी को एक करवाओ। जर्मनी जो 39 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, उसको यूनिफाइड करने का काम किसका होगा, ऑटमन बिस्मार्क का होगा। जैसे हम इंडिया में, जैसे आप देखोगे थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करोगे, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको बोला जाता था आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का ऑटमन बिस्मार्क किसको बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो ऑटमन बिस्मार्क यही है, इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने पूरी इटली का एकीकरण करवाया था, यूनिफिकेशन करवाया था। क्लियर हुआ यहां पर। और यूनिफिकेशन कैसे करवाया था इन्होंने, तो इन्होंने 7 साल तक 7 ईयर वॉर 7 वर्ष तक इन्होंने युद्ध लड़े। 7 ईयर में इन्होंने 3 बैटल लड़े, किसके अगेंस्ट, नीदरलैंड के, मैं कह रहा हूं नीदरलैंड, हाँ डेनमार्क के अगेंस्ट, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसके अगेंस्ट। तो 3 देशों के अगेंस्ट जो है इन्होंने बैटल लड़े। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरे जर्मनी का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में आ जाता है, वो प्रूशिया के हाथ में आ जाता है। ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके हुआ जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का यूनिफिकेशन। समझ में आ गया, सिंपल है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 पार्ट्स, 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इन 39 स्टेट्स में जो सबसे पावरफुल स्टेट था उसका नाम था प्रूशिया। और प्रूशिया के जो राजा थे विलियम, इन्होंने बोला किसको भाई, इन्होंने बोला ऑटमन बिस्मार्क को, जो कि इनके बहुत बड़े मंत्री थे, कि यार तुम ना एक काम करो, तुम पूरे जर्मनी को एक करवाओगे, मतलब जो 39 स्टेट्स हैं उनको मिला के हम जर्मनी का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि यही तो मांग थी भाई, मिडिल क्लास की मांग क्या थी, यही मांग थी, एक नेशन स्टेट को फॉर्म किया जाए। अब ये मांग को जो है पूरा कौन कर रहे थे, तो मोनार्क कर रहे थे। अब ये जो ऑटमन बिस्मार्क जो थे ना, ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत बड़े होता है ना, एक जैसे हमारे जो एच जयशंकर प्रसाद जो है, काफी बहुत बड़े फॉरेन मिनिस्टर जो है। तो सारी जो रणनीति होती है, जो भी चीजें होती है ना, कि कैसे हम ये फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करते हैं, तो इसमें ऑटमन बिस्मार्क बहुत ज्यादा आगे थे। तो इन्होंने इनके पास ना कोई दूसरा और रास्ता नहीं था बैटल के अलावा। तभी यहां पे बोला गया है कि एक आर्मी जो होती है क्या किसी नेशन को फॉर्म कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। किसने करवाया है, ऑटमन बिस्मार्क ने। इन्होंने 39 स्टेट्स को एक करने के लिए 7 साल तक जो है उन्होंने बैटल लड़े, 3 देशों से, 3 स्टेट से, 3 एम्पायर से। किससे भाई, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उससे, और डेनमार्क से। और इन तीनों में ही इनकी जीत होती है, और फाइनली यहां पर जर्मनी जो होता है वो एक हो जाता है। तो यही स्टोरी थी किसकी, जर्मनी की। ठीक है, तो ये सब जो है वही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ना। तो देखो, so this liberal initiative to nation building was however pressed by combined forces of the monarchy and the military। अब यहां पे देखो, यहां पे वही हुआ ना कि जो भाई जो स्ट्रगल था नेशन बिल्डिंग का, किसका भाई, लिबरल्स का, उसको तो सप्रेस कर दिया गया था। मैंने बताया था आपको स्टोरी में, कौन सी स्टोरी, फ्रैंकफर्ट की। तो उसमें जो भी इनका एक कोशिश थी कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेशन करेंगे जर्मनी का, तो उसको तो सप्रेस कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा, है ना। अब हाँ, जब यहां पे एक चीज याद रखना कि जब मोनार्क ने इनके जितने भी रिवॉल्ट है उसको सप्रेस किया था, मतलब जो भी इन्होंने जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसको जब डिसॉल्व किया था, तो यहां पे जो मोनार्क था ना उसके साथ में पूरी मिलिट्री थी, है ना। और यहां पर लार्ज लैंड ओनर्स भी थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, उनके पास सपोर्ट नहीं था। किसका सपोर्ट नहीं था, उनके पास किसानों का, वर्कर्स का सपोर्ट नहीं था। तो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जिनको हम जंकर्स बोलते थे प्रूशिया के, तो उनका भी सपोर्ट था राजा को। तो ये राजा को सपोर्ट कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ है, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर। तो ये जो मिलिट्री थी ना, इसको सपोर्ट किसका था, ये जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनको हम जंकर्स बोलते थे, इन्होंने राजा को सपोर्ट किया और इसको पूरा डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो फ्रॉम देन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद ये जो प्रूशिया था, प्रूशिया का जो एम्पायर था, इनके जो राजा थे, इन्होंने खुद यह इनिशिएटिव लिया कि हम करवाएंगे जर्मनी का एकीकरण, है ना। तो जहां पर चीफ मिनिस्टर जो थे उस टाइम पर कौन थे, ऑटमन बिस्मार्क थे। इनको जो यहां पर जिम्मेदारी दी जाती है, 3 साल तक जो है 3 वॉर लड़ते हैं, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर वॉर भी बोला जाता है उसको, है ना। और उसमें जो है एंड में प्रूशिया की विक्ट्री होती है, और प्रूशिया की विक्ट्री के साथ यहां पर जर्मनी का फॉर्मेशन होता है ना। इन जनवरी 1871 प्रूशिया किंग विलियम फर्स्ट, क्योंकि विलियम फर्स्ट जो थे, इन्होंने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसको, ऑटमन बिस्मार्क को, कि आप ही यूनिफिकेशन करवाओगे। तो यहां पर देखोगे 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम कर दिया जाता है। क्लियर हुआ ना।
और ये कहां पे हुआ था, ये वर्सलीज में हुआ था, जगह का नाम है। द न्यू स्टेट्स प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। तो सबसे पहले जो न्यू स्टेट बनी, मतलब पूरा जो जर्मनी बना, तो यहां पर उनका मेन काम ही यही था। क्या था भाई, जो लोगों की मांग थी, जो मिडिल क्लास लोगों की मांग थी, मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है ना, टेक्नोलॉजी जो है, साइंस को ज्यादा बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस करना। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक जो मॉडर्न स्टेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी जो चीजें हैं, वो सारे जो इनिशिएटिव हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके भाई जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब बात कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इटली के बारे में आप देखोगे तो ये इटली है। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। और इसके नाम क्या थे देखो, एक तो लोम्बार्डिया था, है ना, वेनेशिया था, पैपल स्टेट्स, और इसके बाद नैप्स करके, है ना, नैप्स, और इसके नीचे एक जो आप ये पूरा आइलैंड देख रहे हो ना, इसका नाम था सिसिली, ये हो गया, और सर्डिया और एंड पिडमोंट। तो ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और इन 7 स्टेट्स में अलग अलग एम्पायर रूल करते थे। जैसे मैं बात करूं ये वाले, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, ग्रीन वाला जो पार्ट है, यहां पर जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उसका रूल था। अगर मैं मिडिल वाले पार्ट की बात करूं, ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, यहां पर पोप का रूल था। कि सर ये पोप कौन होते हैं? तो बेसिकली पोप एक बहुत बड़ा एक होता है ना, जो सबसे बड़े धर्मगुरु जो होते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो सबसे बड़े रिलीजियस लीडर जो होते हैं, एक पोजीशन होती है, बहुत ही बड़ी पोजीशन होती है पोप, है ना। पोप किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पोप एक पोजीशन होती है। जैसे दलाई लामा किसकी होती है, बौद्ध रिलीजन में क्या होता है, दलाई लामा। खलीफा किसमें होते थे पहले, इस्लाम में। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जो इनके सबसे बड़े रिलीजियस लीडर जो होते हैं, उनको एक उपाधि दी जाती है पोप की। तो इतना जो पार्ट जो था ना, ये किसके अंडर में था, पोप के अंडर में था। ये वाला जो पार्ट है पूरा, है ना, ये वाला जो पार्ट है पूरा। और बाकी अगर मैं साउथ वाले पार्ट की बात करूं, सदर्न पार्ट की बात करूं, जिसमें नैप्स आता था और सिसिली आता था, ये जो था, ये स्पेन का जो बर्बन डायनेस्टी जो है, स्पेन की, ये फ्रांस की बर्बन नहीं थी, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी जो थी उसके अंडर में आता था। अच्छा, और चौथा जो एम्पायर था वो था यहां पर सर्डिया एंड पिडमोंट। ये इटालियन, जो ओरिजिनली इटालियन के जो थे ना, इटालियन राजघराने से, इटालियन फैमिली से यहां पर रूल करते थे। क्लियर हुआ ना? मतलब यहां पर 4 बड़े बड़े एम्पायर थे, एक तो नॉर्थ में था, एक मिडिल में, और एक साउथ में, और फिर यहां पे एक आइलैंड सर्डिया और पिडमोंट, ये वाला इलाका। और यहां पे जो इटालियन राज परिवार जो है उसका रूल था। क्लियर हुआ? अब यहां पे आप कहोगे सर कि यहां पे कौन रिस्पांसिबिलिटी लेता है? आप, क्योंकि देखो, जो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं गिउसेपी मजीनी की बात करूं, तो वो भी इटली से थे, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो स्ट्रगल उनका कामयाब नहीं रहा। वो जो उनका स्ट्रगल था ना, वो कामयाब नहीं रहा। क्यों कामयाब नहीं रहा उनका वो स्ट्रगल? उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने लोगों के दिमाग को बदला, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इटली का एकीकरण नहीं करवा सके, इटली को यूनिफाई नहीं करवा सके। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो यहां पर जो सर्डिया पिडमोंट दिख रहा है ना, इनके जो राजा थे ना, विक्टर इमैनुअल II, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैसे वहां पर किसने ली थी, विलियम I ने ली थी, उन्होंने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ऑटोमन बिस्मार्क को। वैसे यहां पर जो विक्टर इमैनुअल II जो है ना, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काउंट कावूर को और गैरिबाल्डी को। समझ में आया? तो काउंट कावूर को यहां पर जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम ना, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसको तुम इंडिपेंडेंट करवाओगे। इंडिपेंडेंस किससे करवाओगे तुम? तो ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर था यहां पर। तो काउंट कावूर की मैं बात करूं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो ये कोई गरीब नहीं था, ये कोई आप बोल सकते हो कोई लिबरल नहीं था, ये भी एक एलिट क्लास का था, और इसको ठीक से इटालियन आती भी नहीं थी, इसको फ्रेंच भाषा आती थी, फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, इसको प्रॉपर इटालियन बोल भी नहीं पाता था। लेकिन ये काफी एक बहुत ही अच्छा होता है ना, एक नियुक्ता बहुत अच्छा था, ये एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट था ये। तो जब ये डिप्लोमेट बहुत अच्छा था, तो इसने पहले फ्रांस से मदद ली, और उनकी मदद से जो है इसने अटैक कर दिया कहां पर, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इस पे, और नॉर्थ वाले पार्ट को इसने आजाद करवा लिया, है ना। किसके अंडर में था ये? तो ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर उसके अंडर में। तो ये नॉर्थ वाला काम पूरा हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे, है ना, यानी कि सदर्न वाले पार्ट में। सदर्न वाले पार्ट में एक बंदा था, इसका नाम था गिउसेपी गैरिबाल्डी। और ये जो बंदा था ना, इसके पास सपोर्ट था वहां के आम लोगों का, वहां के गरीब लोगों का, वहां के किसानों का। तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई तुम ना सदर्न वाले पार्ट को पूरा, ये जो सिसिली और ये नैप्स का जो आइलैंड है, इसको जो है तुम आजाद करवाओगे, इसको इंडिपेंडेंस दिलवाओगे तुम। तो यहां पर जो गैरिबाल्डी जो होते हैं, वो सदर्न वाले पार्ट को आजाद करवा देते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर बीच वाले पार्ट का क्या हुआ? ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, तो बेटा यहां पे जो पोप था ना, पोप ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया कि यार लड़ाई बड़ाई नहीं चाहिए हमें कोई वॉर नहीं लड़नी, आप ऐसे ही ले लो। तो इन्होंने पीसफुली जो सरेंडर कर दिया। तो ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके ये 7 जो पार्ट है उनको एक बनाकर यहाँ पे इटली का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये पूरी कहानी ये लिखी हुई है ना, पूरी कहानी आप पढ़ोगे यही लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा इसमें। मैंने पूरा एक समरी में आपको समरी की फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो देखो, ड्यूरिंग 1830s गिउसेपी मजीनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटी ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो सबसे पहले कोशिश किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिश जो है गिउसेपी मजीनी ने की थी।
कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है इटली को यूनिफाई करेंगे, एक उसको रिपब्लिक बनाएंगे। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, मैंने बता दिया था ऑलरेडी, है ना, यंग इटली और यंग यूरोप। क्लियर हुआ ना। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 1848 मीन दैट द mantle now fell on the Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। अब यहां पे क्या हुआ, ये सारी जो फेलियर हुए, जब 1848 में फेलियर हुआ तो यहां पे हुआ क्या कि सर्डिया पिडमोंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या करेंगे कि ये इटली का एकीकरण करवाएंगे, ठीक है ना, यूनिफिकेशन करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर काउंट कावर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर किसके चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये विक्टर इमैनुअल II के चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि विलियम के कौन थे, विलियम जो प्रथम थे उनके कौन थे, उनके थे ऑटमन बिस्मार्क, है ना। इनके कौन थे, विक्टर इमैनुअल II के, तो इनके थे काउंट कावर। लेड टू द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ Democrat. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. समझ में आया किसके बारे में बात की जा रही है, ये जो है काउंट कावर के बारे में बात की जा रही है। ये कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी नहीं था, ना कोई बहुत बड़ा लिबरल था, ये एक एलिट क्लास का था, है ना। और इसको इटालियन ठीक से आती भी नहीं थी, इसको फ्रेंच ठीक से आती थी, लेकिन फिर भी ऐसे इंसान ने जिम्मेदारी ली कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है इटली का यूनिफिकेशन करवाएंगे थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेट। मतलब ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, है ना। अलायंस विद फ्रांस, इसने क्या किया, पहले फ्रांस के साथ अलायंस किया और फ्रांस की मदद से इसने क्या किया, सर्डिया पिडमोंट सक्सीडेड इन द डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटरी अंडर द लीडरशिप ऑफ गियुसेप्पे गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। तो यहां पे क्या हुआ भाई, अब मैं अगर सदर्न वाले पार्ट की बात करूं, यहां पर सबसे अच्छी जो पकड़ थी किसकी थी, तो भाई गियुसेप्पे गैरिबाल्डी की थी। इन दोनों का नाम याद रखना है, एक तो गियुसेप्पे गैरिबाल्डी और काउंट कावर, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू द सदर्न साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिली। ये वाला, ये ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते थे हम किंगडम ऑफ टू सिसिली। एंड द सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। तो यहां पे स्पेन का बर्बन डायनेस्टी जो थी ना, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। फाइनली यहां पर भी जीत मिलती है। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। उन्हें इटली का एक पूरी जो यूनिफाइड इटली जो होती है उसका किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissful unaware of the liberal nationalist ideology। तो यहां पे बोला ये आ रहा है कि भाई वहां पर मतलब अभी भी जो इटली की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी, और वो ये जो लिबरल रिवॉल्यूशन जो था ना, इससे वो अवगत नहीं थी, इससे वो परिचित नहीं थी। वो अब उन्हें पता ही नहीं था ये चल क्या रहा है, आधों को तो पता ही नहीं था। सोच के देखो, इतनी हंसी की बात है, इतनी सारी चीजें चल रही है, मतलब यहाँ पे इटली जो यूनिफाई हो गया है, वहां पे आधे जो अनपढ़ लोग हैं उनको पता ही नहीं था चल क्या रहा है। वहां की जो जनता थी वो अनअवेयर थी इसके बारे में कि भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो लिटरेट थी। द पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड द गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटली एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल वाइफ, है ना। समझ में आ गया। तो वहां पे बहुत सारे जो पीजेंट्स थे जिन्होंने गैरिबाल्डी का सपोर्ट किया था, उन्हें इटलिया जैसा कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि जो इटलिया है ना, ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। सोच के देखो, मतलब वहां पे लोग जो थे, मतलब जिन आम लोगों के लिए सारी चीजें की जा रही थी, उनको खुद ही नहीं पता था हो क्या रहा है। अब सोच के देखो, इन्हें यही नहीं पता था इटली एक हो गया, उन्हें तो लगता था इटली जैसी कोई चीज है ही नहीं। समझ में आ गया। तो ये सारी जो चीजें वो चल रही थी। तो ऐसे करके लेकिन फाइनली जो इटली जो होता है वो यूनिफाई हो जाता है। तो हमने भाई जर्मनी को यूनिफाई करवा लिया, हमने इटली को यूनिफाई करवा लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ब्रिटेन के इंटरेस्टिंग केस के बारे में कि ब्रिटेन में क्या हुआ था। क्लियर हुआ ना। तो आई होप आपको इतनी वो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।